दोस्तों हाल ही में मैंने गजाना नाम की एक एडवेंचर मिस्ट्री मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रभादेश जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है पुरातन काल से चली आ रही नाग और गरुड़ के बीच की लड़ाई की। यहाँ पर हमें नागमलाई नाम के एक भयानक जंगल को दिखाया जाता है जिसके अंदर छुपा है असीमित खजाना, लेकिन आज तक उसे कोई भी हासिल नहीं कर पाया। जो भी उस जंगल में जाता है वो वहाँ के मायावी जानवर सांप बाघ हाथी उनसे मारा जाता है। और उस जंगल के अंदर एक और बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो राज किसी के हाथ लग गया तो उसे बहुत बड़ी शक्तियां मिल जाएगी। तो इन्हीं कहानियों पर विश्वास करके कुछ लालची लोग उस जंगल का खजाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो अब आगे उन लोगों के साथ क्या क्या होगा यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गॉडजिला और ड्रैगन जैसे बहुत बड़े बड़े जानवरों को दिखाकर विदेशियों ने अपनी मूवीज को हिट बना दिया, लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी एक ऐसा जानवर रहता था जो बहुत ज्यादा विशाल और भयानक था। बाघ और हाथी का एक मिश्रित जानवर जिसे याली कहते थे। प्राचीन ग्रंथों में इस भयानक जानवर के बारे में बताया गया है और उसकी मूर्तियां आज भी हमारे पुराने मंदिरों में दिखाई देती है। ये याली नाम का जानवर नागमलाई के जंगल में रहता था, उस जंगल में छुपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए। अब उसके बाद दोस्तों हमें नागमलाई के जंगल को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक पति पत्नी को जंगल के अंदर भागता हुआ देखते हैं और कुछ लोग उनके पीछे पड़े थे। वो लोग किसी तरह से भागते हुए एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। ये लोग बड़े से पेड़ के नीचे छुपे हुए थे और वो ढूंढने आए लोग कहते हैं कि हमारे मालिक ने प्याज के बदले में तुम्हारी पत्नी ही तो मांगी थी, तुम तुम्हारी पत्नी को दे दो, मालिक तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अब काली अपने पत्नी को बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग जाता है। अब ये लोग उन्हें ढूंढते हुए जंगल के इस एरिया तक आ चुके थे, लेकिन वहां से आगे नहीं जाते। कहते हैं कि यहाँ से अंदर जाओगे तो कभी वापस लौटकर नहीं आओगे, चलो यहाँ से निकल जाते हैं वरना हम लोग भी मारे जाएंगे, वो जंगल ही उन दोनों को निकल लेगा। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम उन दोनों को देखते हैं, उसमें से आदमी का नाम होता है काली और उसकी पत्नी का नाम होता है मंगला। अब बहुत ज्यादा दौड़ने की वजह से ये लोग थक गए थे और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं। थोड़ी देर में काली को कुछ अजीब सी आवाज आती है, जैसे कि एक महिला उसे कह रही हो, हाँ जी सुनते हो। और काली वो आवाज सुनकर थोड़ा सा आगे आकर देखने लगता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोस्तों इतने में ही जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी पत्नी मंगला वहां पर नहीं थी। वो घबराते हुए अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी वापस आ जाती है। अब वो मंगला से कहता है कि लगता है ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर वो कहता है कि अरे ये तो हम यहाँ नागमलाई के जंगल में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आ ही चुके हैं तो उस पेड़ को भी ढूंढते हैं जहाँ पर वो खजाना छुपाया गया है। बचपन में मेरे दादाजी ये जंगल की बहुत सारी कहानियां मुझे बताते थे। अब ये लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं और उस पेड़ को ढूंढने लगते हैं। बहुत ज्यादा ढूंढने पर आखिरकार उन लोगों को वो पेड़ दिखाई देता है। अब काली एक लकड़ी की मदद से वहां पर खुदाई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक बड़े से जानवर के दहाड़ने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर मंगला कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। लेकिन काली कहता है कि अरे ये तो जंगल है ना, यहाँ पर जानवरों की आवाज आती रहती है। इसलिए वो फिर से खुदाई करने लगता है, लेकिन अब फिर से उन लोगों को एक और बार बहुत बड़ी दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है और अचानक ही वहां पर बहुत सारा धुआं आने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। काली एक दूसरी तरफ भागता है और मंगला दूसरी तरफ। तभी हम यहाँ पर एक बहुत बड़े से जानवर को देखते हैं जो कि काली को पटक कर वहीं पर मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ उसकी पत्नी मंगला चीखते चिल्लाते हुए पागल हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि ये जंगल बहुत ही मायावी है। अब दरअसल दोस्तों ये कहानी हेमा नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ रही थी और वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट नियॉन से कहती है कि क्या तुमने नंबे सर की अपॉइंटमेंट ले ली, तो वो हाँ कहता है और फिर ये दोनों अपनी जीप लेकर वेलांकनी नाम की जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। अब बहुत ही लंबा रास्ता तय करने के बाद ये लोग राइटर नंबे के घर पर पहुंचते हैं और वहां पर एक अजीब सी महिला उन लोगों को अंदर बुलाती है। फिर ये दोनों उस बहुत ही आलीशान बंगले के अंदर जाते हैं। अब नंबी बाहर आता है और हेमा को देखकर कहता है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत रीडर नहीं देखी। तो हेमा भी उसे देखकर कहती है कि मैंने भी आज तक इतना अमीर राइटर नहीं देखा। फिर ये लोग एक जगह पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। नंबी हेमा से पूछता है कि तो बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। हेमा कहती है कि आपको बस थैंक यू कहने के लिए। हमारे इतिहास में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जानकारी किसी ने भी दर्ज नहीं की। कई सारे विदेशियों ने आकर हमारे देश में खोज की और बहुत ही पुरातन जगहों को ढूंढ कर निकाला, लेकिन उससे के रिलेटेड हमारे देश में भी हमारे संस्कृति और इतिहास के बारे में लिखने वाले राइटरों में से आप एक है। आपके पूर्वजों ने नागमलाई के बारे में बहुत कुछ लिखा है और आपने भी उसके ऊपर रिसर्च किया है। उसके बारे में आपकी भी एक किताब आने वाली थी। अब तभी अचानक वहां का दरवाजा अपने आप ही हिलने लगता है। उसे देखकर नंबी गुस्से में कहता है कि शांत हो जाओ। तो दरवाजे का अपने आप ही हिलना बंद हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था।
अब नंबी को उन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो उनसे कहता है कि आप लोगों ने मुझे थैंक यू कह दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर हेमा उसे कहती है कि अगर आपने कोई किताब लिखी भी है तो उसे पब्लिश क्यों नहीं किया, और आप यहाँ पर मुझे पर्सनली वो किताब दिखा भी नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि आपने किताब लिखी ही नहीं है, ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात सुनकर नंबी को आ जाता है गुस्सा, और दरअसल उन लोगों का यही प्लान था। नंबी उन लोगों से कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, अपना फोन और बाकी का सामान बाहर ही रखना। इस तरह से वो उन लोगों को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। कहता है कि हाल ही में यहाँ पर एक घटना हुई थी, उसके बारे में मैंने कहानी लिखी है। नंदी वर्मन नाम का एक लड़का कॉलेज की पढ़ाई करने के 2 साल बाद इधर उधर आवारागरी करते हुए भटकता रहा, लेकिन उसी दौरान वो प्रोफेसर चंद्रमौली के ऊपर नजर बनाए रखे था। और एक दिन वो कैसे भी करके चंद्रमौली के ऑफिस घुस गया। उसने चंद्रमौली से नागमलाई के जंगल में जो खजाना है उसके बारे में पूछा, लेकिन चंद्रमौली ने उसे कहा वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ साल पहले 10 लोग वहां अंदर गए थे, लेकिन लौटे सिर्फ 2 ही, उसमें से एक आदमी मैं था। इसलिए तुम बेवकूफी भरा डिसीजन मत लो, मेरी बात मानो, उस जंगल के अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अब नंदीवर्मन गुस्से में कहता है कि और वो दूसरे आदमी थे मेरे पिताजी। उस जंगल के मुख्यतः 3 मैप है, उस मैप का पार्ट 1 मेरे पास है, और मुझे पता है कि उसका दूसरा हिस्सा आपके पास है। आपको वह हिस्सा मुझे देना ही होगा। अगर मुझे खजाना मिल गया तो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अगर आपको मेरे साथ नहीं आना तो मैं अपनी टीम को ले जाऊंगा। आप हमें जीपीएस के जरिए ट्रैक भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है, अगर कुछ होगा तो मेरे साथ होगा, इसलिए रिस्क मेरा है और प्रॉफिट आपका। तो अब चंद्रमौली प्रोफेसर उसकी बातों में आ जाता है और अंदर के कमरे में जाकर उस नक्शे का दूसरा पार्ट निकालता है और उसे दे देता है। फिर क्या था, नंदीवर्मन उस खजाने की तलाश में निकल जाता है। यहाँ इस तरफ हम 2 लड़कियों को और 2 लड़कों की टीम को देखते हैं जो उस जंगल के पहाड़ के नीचे आ चुके थे, और वहाँ पास में एक गाँव होता है, वहाँ का एक आदमी उनके साथ आया था जो गाइड के रूप में उनके साथ जाने वाला था। इन लोगों ने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। तो हम यहाँ पर उन 4 दोस्तों को और उस गाइड को देखते हैं। नंदीवर्मन अब तक वहाँ पर पहुंचा नहीं था, लेकिन अब उसके दोस्त यहाँ पर खजाने की लालच में आ चुके थे। अब ये लोग उस जंगल वाली जगह पर बहुत देर तक रुकते हैं, मतलब कि नंदीवर्मन का इंतजार करते हैं। लेकिन अब किशोर कहता है कि हमें उस नंदी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद भी अंदर जाकर खजाने को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उस मैप का एक हिस्सा मेरे पास भी है। तो वो बाकी के दोस्त भी मान जाते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब जंगल के अंदर जाते वक्त हम देखते हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जिस पेड़ को वो हाथ लगाते हुए जा रहे थे उन पेड़ों की आंखें थी, और जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब एक गरुड़ उन लोगों को देख रहा था। अब थोड़ी देर के बाद उस जंगल में नंदीवर्मन भी पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पर उसे अपने टीम मेंबर कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, इसलिए वो अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। अब बहुत ज्यादा चलने के बाद यहाँ पर रात हो जाती है और ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। टेंट वगैरह लगाकर कैंप फायरिंग करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी वो गाइड थोड़ी ही दूरी पर सिगरेट पीने के लिए जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि जो नंदीवर्मन इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया है, ये लोग उसे ही धोखा दे रहे हैं, तो खजाना मिलने के बाद मुझे क्या हिस्सा देंगे। इन लोगों के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों उसी जंगल में रात को हम 2 कॉमेडी कैरेक्टर को देखते हैं, जिनके नाम होते हैं बंटी और टकला कुमार। ये लोग यहाँ पर वीडियोग्राफी करने के लिए आए हुए थे और अपना सामान एक जगह पर रखकर सो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ टेंट की तरफ देखते हैं। वो सभी लोग सो जाने के बाद वो गाइड उन लोगों की बैग को चेक करता है। अंदर जो मैप बना होता है उसका नक्शा देख लेता है और सोचता है कि मैं ही उस पेड़ वाली जगह को ढूंढ लूंगा और सारा का सारा खजाना खुद ही रख लूंगा। अब उसके अगले दिन सुबह होने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं और राइटर नंबी हेमा को बताता है कि दरअसल वो जंगल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हाथी का जंगल और दूसरा है टाइगर का जंगल। तो वो गाइड उन लोगों को हाथी के जंगल में ले जाने के बजाय टाइगर के जंगल में ले जाता है। वो ऐसा जानबूझकर करता है। अब जंगल के अंदर जाने के बाद एक जगह पर उन्हें कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, और तभी अचानक उन लोगों के सामने टाइगर आ जाता है। अब टाइगर को देखते ही उन लोगों की फट जाती है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते वक्त गायत्री तो एक गड्ढे में गिर जाती है। किशोर और राम वहाँ से भागते हुए एक टूटे हुए पेड़ के नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर छुपने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह टाइगर अंदर आ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गरुड़ आता है और उसके चीखने की आवाज सुनकर वो टाइगर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इस तरफ हम रम्या को देखते हैं जो कि भागते भागते थक गई थी, लेकिन तभी एक जगह पर आने पर उसे एक जहरीला कीड़ा काट लेता है। फिर यहाँ पर हम गायत्री को देखते हैं जो कि जैसे तैसे करके उस गड्ढे से बाहर आ चुकी थी। वो थक गई थी इसलिए एक जगह पर पानी पीने के लिए रुकती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, और अचानक दोस्तों वो टाइगर वहीं पर आ जाता है। गायत्री वहां से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है और फिर वो टाइगर उसके ऊपर हमला करके उसे अपना शिकार बनाता है। मतलब कि उनमें से गायत्री की मौत हो चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ हम उस गाइड को देखते हैं जो उन लोगों को वहाँ पर फंसाकर खुद हाथी वाले जंगल में चला जाता है, क्योंकि वहीं पर वो खजाने वाला पेड़ था और वो नक्शा भी उसके पास होता है जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ तक पहुँच गया था। उस पेड़ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वहाँ पर तुरंत ही खुदाई का काम शुरू कर देता है।
लेकिन दोस्तों तभी अचानक हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक अश्वत्था नाम के बहुत बड़े हाथी की आत्मा आ जाती है और उसके ऊपर आत्मा रूप एक आदमी भी बैठा हुआ था। वो अपने भाले से उस गाइड के ऊपर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। दरअसल दोस्तों ये शक्तियाँ उस खजाने की यहाँ पर रक्षा कर रही थी और तभी वहाँ पर ये सब कुछ दो गरुड़ देख लेते हैं जो कि अगले ही पल इंसान के रूप में बदल जाते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम पर यह कहानी पढ़कर असिस्टेंट नियॉन हेमा से कहता है कि मैडम ये कैसी कहानी है, क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? हेमा कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ। तो तभी यहाँ पर राइटर नंबी कहता है कि तुम्हारे मैडम कोई आम इंसान नहीं है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी को गवर्नमेंट से पहले समंदर के अंदर ढूंढने वाली तुम्हारी मैडम है। इन्होंने ही महाभारत काल में पाए जाने वाले बहुत सारे पुराने मंदिरों को ढूंढ कर निकाला है और उनमें से कुछ मंदिर तो ऐसे थे जिनके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था। अब ये बात सुनकर हिमा उसे कहती है कि अच्छा तो आपने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तो आपको ये भी पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। नंबे उसे कहता है कि एडवेंचर के बारे में पढ़ने वाले लोग एडवेंचर से दूर नहीं रह सकते। मुझे पता है तुम लोग भी यहाँ पर खजाने को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन ये रहा तुम्हारा जवाब। जो भी लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं उनके साथ क्या होता है ये तुम लोगों को आगे की कहानी पढ़ने के बाद पता चलेगा। उसे पढ़ने के बाद तुम लोग भी उस खजाने को भूल जाओगे। अब उसके बाद हम यहाँ जंगल की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक महिला गरुड़ से अपने असली रूप में आती है जिसका नाम होता है चंद्रिका। दरअसल दोस्तों चंद्रिका और उसके दो साथी गरुड़ योनि के लोग थे और उनकी इस जंगल में रहने वाले सांपों से दुश्मनी थी। ये लोग भी उस जंगल में छुपे हुए खजाने को और शक्तिशाली नागमणि की तलाश में आए हुए थे। उसे हासिल करने के बाद इन लोगों को असीमित शक्तियां मिलने वाली थी। उनका प्लान ये था कि ये लोग नंदी बर्मन का पीछा करेंगे, उसके जरिए उस खजाने और नागमणि को हासिल करेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ हम उस नंदी बर्मन को देखते हैं जिसने अपने दोस्तों को ढूंढ लिया था और वो किशोर के हाथ बांधकर उसे थोड़ा सा टॉर्चर करता है क्योंकि बाकी के लोगों को बहला फुसला कर ये लोग अकेले ही खजाना ढूंढकर उसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन असलियत में उन लोगों को यहाँ पर नंदी बर्मन ही लेकर आया था। मेरी बात सुनो, वो लड़की गायत्री और वो गाइड मर चुका है। अगर तुम लोग मुझे धोखा दोगे तो इस जंगल में जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना मेरी बात, वरना ये जंगल खून का प्यासा है। इस तरह से अब ये चारों लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब नक्शे के जरिए ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां से आगे जाने के लिए उन लोगों को उस जगह पर एक ऐसा पेड़ ढूंढना होगा जिस पेड़ के ऊपर सांप का निशान बना हो। उस पेड़ के पास से ही आगे जाने का रास्ता होगा। तो ये लोग चारों तरफ अलग अलग जाकर उस पेड़ को ढूंढने लगते हैं। अब बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद राम को वो पेड़ दिखाई देता है। वो तुरंत ही बाकी दोस्तों को वहां पर बुलाता है और ये लोग उस पेड़ पर सांप का निशान देखते हैं। उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। अब जंगल के थोड़ा और अंदर आने के बाद ये लोग एक सुनसान जगह पर आते हैं। तभी अचानक कुछ आदिवासी वहां पर आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग उन लोगों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी हाथापाई में उनकी दोस्त रम्या मारी जाती है। उसके सर पर कुल्हाड़ी लगने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब वो आदिवासी लोग इन लड़कों को भी मारने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर वो बड़ा सा गरुड़ आ जाता है और उसे देखकर वो आदिवासी लोग भी भाग जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमें पता है वो गरुड़ इन लोगों की क्यों मदद कर रहा था, क्योंकि वो गरुड़ और कोई नहीं बल्कि उसके रूप में चंद्रिका थी। अब ये लोग यहाँ पर अपनी फ्रेंड रम्या को देखते हैं जो कि मर चुकी थी। फिर ये लोग उसका अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। फिर हम रात को देखते हैं चंद्रिका और उसके साथी ये लोग आग जलाकर कुछ हवन वगैरह कर रहे होते हैं। अब इतनी बड़ी शक्ति से सामना करना है इसलिए अपनी शक्ति तो बढ़ानी होगी। इसीलिए ये लोग कुछ साधना करते हैं, आकाश के जरिए से कुछ शक्तियां हासिल करते हैं। उसके अगले दिन हम नंदी बर्मन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो आगे चलते ही जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी तरफ कोई गोली चलाता है और वो लोग अपने सामने देखते हैं एक बूढ़े आदमी को। वो बूढ़ा आदमी इन लोगों से कहता है कि ये जंगल मौत का कुआं है, तुम्हारे 3 लोग मारे जा चुके हैं लेकिन अभी तक तुम्हें अक्ल नहीं आई, ये लालच तुम्हें लेकर ही डूबेगा। तो उल्टा नंदी बर्मन उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इतने दिनों से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जिंदा कैसे बचे और तुम हो कौन? वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को कहता है कि जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो जबरदस्ती उन लोगों को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है और यहाँ पर उन लोगों को इस जंगल के इतिहास के बारे में बताने लगता है। हजारों वर्ष पूर्व काशी मुनिवर नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनकी सूरी और आरी नाम की 2 बेटियां थी। उन दोनों की शादी होने के बाद आरी ने बहुत सारे सांपों को जन्म दिया और सूर्य ने उन लोगों से खुद को बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारे गरुड़ों को जन्म दिया और यही से उन दोनों में शुरू हो गई लड़ाई। अब सांपों के एक नाग वासुकी ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव वासुकी से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे नवरत्न नाम का मणि दिया जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। उसके जरिए पंच महाभूतों को कंट्रोल किया जा सकता था। अब इतना शक्तिशाली पत्थर नागलोक में देखकर सूर्य और गरुड़ ये दोनों जलने लगते हैं। इसलिए वो लोग चाहते थे कि वो पत्थर अपने पास हो और इसी कारणवश सांपों और गरुड़ के बीच में युद्ध शुरू हुआ।
अब इस युद्ध ने बहुत ही विकराल रूप धारण किया, जिसमें बहुत सारी जीव हत्या हुई। इसलिए अब इस युद्ध को रोकने के लिए शिव जी ने सांपों के समर्थन में आते हुए बीच में आकर इस युद्ध को रोका। सांपों और गरुड़ों को इस युद्ध को विराम देने के लिए कहा, लेकिन फिर भी गरुड़ कहाँ मानने वाले थे। उस नागरत्न को हासिल करने के लिए वो कोशिश करते रहे। अब उस नागरत्न को सुरक्षित रखने के लिए नागों ने पृथ्वी पर एक मायावी जगह बनाई और उसी का नाम है नागमलाई। और उस नागरत्न की रक्षा के लिए नागों का एक हिस्सा यहीं पर बस गया और आज तक वो नागरत्न उन लोगों की सुरक्षा में है। उसे कोई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उस लोक के अंदर घुसने के लिए एक जादुई भाले की जरूरत होती है। नागलोक के वंशज यहाँ पर रहा करते थे और इसी की जानकारी रावण के परिवार के लोगों को दी गई और यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। उसके बाद रावण की हर एक पीढ़ी इस जगह पर आकर उसकी रक्षा करने लगी। रावण के आखिरी वंशज राजा वीरपुत्रम के कालखंड में भारत पर कई सारे विदेशी लोगों ने आक्रमण किया। अंग्रेज के लोग भारत के लोगों को लूटकर यहाँ का सारा सोना लेकर गए और हमारी संस्कृति को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब उस नवरत्न और उस भाले के बारे में भी अंग्रेजों को पता चल गया। अंग्रेजों ने उस वक्त जो राजा थे उनसे हाथ मिलाकर इस जंगल के अंदर घुसपैठ की और उस खजाने को हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इस युद्ध में रावण का आखिरी वंशज वीरपुत्रम और उसका हाथी अश्वत्थामा आखिरी दम तक लड़ाई में लड़ते रहे। लेकिन वीरपुत्रम के दरबार में प्रधान का बेटा राजा की गद्दी को हासिल करना चाहता था, इसलिए पूजा के समय उसने वीरपुत्रम राजा को धोखा दिया। धोखे से राजा को मार डाला और जब अश्वत्थामा हाथी अपने स्वामी को बचाने के लिए आया तो उसे में बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी उन लोगों को खजाना नहीं मिला। उस जंगल के अंदर गए लोग पागल होकर मर गए और धीरे धीरे वहाँ का साम्राज्य भी नष्ट हुआ। उसके बाद उस जंगल की बातें सुनने के बाद लोग आधी अधूरी अफवाहें फैलाने लगे, जैसे कि जंगल के अंदर एक बहुत ही जादुई पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है और इसी खजाने के लालच में बहुत सारे लोगों ने इस जंगल में आकर अपनी जान गंवा दी। जो भी इस जंगल में जाता जिंदा वापस नहीं लौटता। जो भी उस जंगल में खुदाई करेगा वो मारा जाएगा, क्योंकि वीरपुत्रम और उसके हाथी अश्वत्थामा की आत्मा आज भी उस लोक की और खजाने की रक्षा कर रही है। मंत्र शक्ति की वजह से वो लोग कोई भी रूप बदल सकते हैं, वो किसी को भी नजर नहीं आते, इसलिए कोई भी यहाँ का खजाना नहीं ले जा सकता। और इतना ही नहीं, उस शक्ति को हासिल करने के लिए इस पृथ्वी से नहीं बल्कि आकाश से भी कुछ लोग आते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में वो बूढ़ा आदमी ये सारी बातें उन तीनों लड़कों को बताता है। कहता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि अंकल जी, हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे पूर्वजों की कहानी है, मैं ही वीरपुत्रम का वंशज हूँ। अब ये बात सुनते ही नंदी वर्मन के कान खड़े हो जाते हैं। अब उससे जो मैप के 3 हिस्से चाहिए थे उसमें से 2 पार्ट तो उसके पास थे, लेकिन प्रोफेसर ने बताया था उस मैप का तीसरा पार्ट वीरपुत्रम के वंशज के पास ही मिल सकता है। तो अब यहाँ पर खजाने की लालच में आकर नंदी वर्मन उस बूढ़े आदमी को मार डालता है और उसके झोपड़े के अंदर उस नक्शे को ढूंढने लगता है। और बहुत ज्यादा ढूंढने पर एक बक्से के अंदर उन्हें उस नक्शे का टुकड़ा मिल जाता है, जिसे देखकर वो नंदी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब किशोर और राम नंदी वर्मन का ऐसा खतरनाक रूप देखकर थोड़े घबरा जाते हैं कि यह आदमी तो किसी को भी मार सकता है। अब नंदी यहाँ पर पानी के पास जाकर अपने हाथ वगैरह धोने लगता है। उसके दोनों दोस्त उसे देखकर घूर रहे थे और मन में सोचते हैं कि ये तो खजाने के लालच में कुछ भी कर सकता है, इसकी वजह से हमारे भी जान जा सकती है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। अब नंदी वर्मन उन लोगों को देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, अगर आगे मेरे साथ नहीं आना चाहते तो यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही एक बड़ा सा सांप आकर पीछे से किशोर को निगल लेता है। उसका दोस्त राम पीछे मुड़कर देखता है तो किशोर वहाँ पर नहीं था। ये देखकर वो घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है, लेकिन फिर उससे भी बहुत सारे सांप घेर लेते हैं और डस कर मार देते हैं। अब यहाँ पर उस झरने के पास हाथ धोने के बाद नंदी वर्मन अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता। उसे लगता है कि सच में वो लोग यहाँ से भाग गए। तभी अचानक उसके भी सामने एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है, उसके शरीर को जकड़ लेता है और वो सांप उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बड़ा सा गरुड़ आकर उस सांप को उड़ाकर ले जाता है। मतलब कि एक तरह से नंदी वर्मन की मदद करता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर हेमा नंबी से पूछती है कि बताइए आगे क्या हुआ। नंबी बताता है कि उसके बाद नंदी वर्मन जंगल के बॉर्डर पर बेहोश पाया गया और आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब हेमा उसे उकसाते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगा मैं इस बात पर यकीन करूंगी? वहाँ पर जरूर कुछ भयानक कांड हुआ होगा जो कि आप हमसे छुपा रहे हो। बताइए आप किससे डर रहे हो? तो नंबी गुस्से में आकर कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बस नागलोक के प्रति ईमानदार रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग सुनना ही चाहते हो तो सुनो। इस तरह से वो उन लोगों को बेसमेंट के अंदर ले जाता है। वहाँ पर रखा हुआ एक बड़ा सा ग्रंथ लेता है और उसके अंदर आगे की कहानी लिखी थी। हेमा पढ़ने लगती है और हम देखते हैं कि नंदी वर्मन उस जंगल में भटक रहा होता है और नागलोक के अंदर जाने के लिए उसे उस भाले की जरूरत थी। भाले को ढूंढने के लिए वो जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढने लगता है। एक जगह पर सोते हुए अचानक ही वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। अब ये जगह बहुत ही दिव्य थी और वहाँ पर उसे वो भाला दिखाई देता है।
यहाँ पर वो कैसे पहुंचा ये उसे भी पता नहीं चलता। जैसे वो उस भाले को लेता है यहाँ वापस जंगल में आ जाता है, तभी वहाँ पर उसके सामने चंद्रिका और उसके साथी लोग आ जाते हैं जो कि गरुड़ रूप में उसकी मदद कर रहे थे। चंद्रिका उसे कहती है कि इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है और तुम्हें आगे भी बचाएंगे, अब यहाँ पर खुदाई शुरू कर दो। नंदी बर्मन कहता है कि लेकिन तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों की, और हाँ, खुदाई करने के बाद वो नवरत्न मेरा ही होगा। अब दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि नंदी बर्मन नागवंश का ही वंशज होता है, लेकिन ये बात उसे ही पता नहीं थी, इसलिए वो उस भाले को हासिल कर पाया क्योंकि उस भाले को नागवंश का ही वंशज छू सकता है। और यहाँ पर चंद्रिका उसकी मदद से ही उस नवरत्न को हासिल करना चाहती थी और वो ये राज की बात नंदी बर्मन को नहीं बताती और उसे ठीक ऐसा कहती है। तो नंदी यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो खुदाई करता है तभी वहाँ पर नवरत्न की रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा हाथी की आत्मा आ जाती है। लेकिन अब इन दूसरे लोगों ने अपनी साधना की थी, जो शक्ति हासिल की थी उसके जरिए ये लोग उस हाथी को रोकने लगते हैं और सभी लोग मिलाकर उस आत्मा को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे वो आत्मा वहाँ से चली जाती है, उस जंगल की रक्षा करने वाला हाथी और बाघ का मिश्रित एक जानवर उस जगह पर पहुंच जाता है, जिसे हम याली कहते हैं। अब उस जानवर याली और उन लोगों के बीच में जबरदस्त युद्ध होने लगता है। याली उस नंदी बर्मन और चंद्रिका के दोनों साथियों को जख्मी कर देता है। उसके बाद चंद्रिका उस याली से अपनी शक्तियों से मुकाबला करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो भी आखिरकार कमजोरी पड़ जाती है। उसे भी अपने साथियों को लेकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। और दोस्तों इस हादसे में नंदी बर्मन भी मारा जाता है और यहाँ पर हम जंगल में एक बहुत बड़े सांप को देखते हैं जो कि जंगल की रक्षा कर रहा था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हेमा और उसका असिस्टेंट ये सारी जानकारी और वहाँ का मैप लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नंबी और कोई नहीं बल्कि नागलोक का ही वंशज है जो कि यहाँ पर रहकर अपने लोग की रक्षा कर रहा था। उसके बाद कहानी के अंत में हम जंगल के अंदर बहुत सारे शक्तिशाली जानवरों को देखते हैं। उस जंगल के अंदर दूसरा लोक भी होता है और वहाँ पर कुछ लोग महादेव की आराधना कर रहे थे। इसी के साथ हमें दूसरे गुफा में 10 सिर वाला रावण भी दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें 5 सेकंड की हिंट दी जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।